कहानी की शुरुआत एक ऊंची पहाड़ी की सीधी खड़ी चट्टान से होती है। बेकी, उसका पति डैन और उनकी सबसे अच्छी दोस्त शिलोह हंटर पहाड़ों पर चढ़ने के शौकीन हैं। वे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं। बेकी और डैन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और पहाड़ों की ऊंचाइयों में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। डैन की मौत के 1 साल बाद बेकी पूरी तरह टूट चुकी है। वह शराब के नशे में डूबी रहती है और अपने पिता जेम्स से भी बात नहीं करती, जो उसे इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेकी के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। वह डैन की अस्थियों को अपने पास रखे हुए है और हर दिन अपनी जान देने के बारे में सोचती है। तभी उसकी जिंदगी में फिर से हंटर की वापसी होती है। हंटर अब एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, जो ऊंचाइयों पर खतरनाक स्टंट करके वीडियो बनाती है। हंटर बेकी को एक अजीब और चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव देती है। वह चाहती है कि बेकी उसके साथ B-67 टीवी टावर पर चढ़े। यह रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक पुराना परित्यक्त रेडियो टावर है, जिसकी ऊंचाई 2000 फीट है। यह आईफिल टावर से भी 2 गुना ऊंचा है। हंटर का तर्क है कि अगर बेकी इस टावर की चोटी पर पहुंचकर डैन की अस्थियों को वहां से बिखेर देगी, तो उसे इस सदमे से मुक्ति मिल जाएगी और उसका डर खत्म हो जाएगा। शुरुआत में बेकी मना करती है, लेकिन अंततः वह अपनी आंतरिक पीड़ा को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। वे दोनों रेगिस्तान की ओर निकल पड़ती हैं। टावर के पास पहुंचने पर उन्हें दिखता है कि वह लोहे का ढांचा बहुत पुराना और जंग खाया हुआ है। टावर की सीढ़ियां हिल रही हैं और बोल्ट ढीले हो चुके हैं। टावर के आसपास गिद्ध मंडरा रहे हैं, जो एक अपशकुन जैसा लगता है। हंटर और बेकी चढ़ाई शुरू करती हैं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ती हैं, हवा का दबाव बढ़ने लगता है और नीचे की जमीन छोटी दिखने लगती है। हंटर बहुत उत्साहित है और वह टावर के सबसे खतरनाक हिस्सों पर लटक कर फोटो खिंचवाती है। बेकी डरी हुई है, लेकिन वह डैन की याद में आगे बढ़ती रहती है। टावर 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा एक मुख्य ढांचा है और उसके ऊपर एक पतली लोहे की छड़ है, जिस पर चढ़ने के लिए केवल एक छोटी सी जंग लगी सीढ़ी है। जब वे टावर के मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हैं, तो उन्हें लगता है कि सबसे कठिन काम पूरा हो गया। अब उन्हें बस आखिरी 200 फीट की उस पतली छड़ पर चढ़ना था। हंटर पहले ऊपर पहुंचती है और बेकी को प्रोत्साहित करती है। बेकी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चोटी पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वे दोनों जीत का जश्न मनाती हैं। बेकी डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है। उस पल उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, लेकिन उनकी यह खुशी बहुत कम समय के लिए थी। जैसे ही वे वापस उतरने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखती हैं, टावर का पुराना ढांचा जवाब दे देता है। दशकों पुराने जंग लगे बोल्ट टूट जाते हैं। पूरी सीढ़ी ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाती है। बेकी लगभग नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रस्सी के सहारे खींच लेती है। अब वे दोनों टावर के सबसे ऊपरी हिस्से एक छोटे से गोल प्लेटफॉर्म पर फंसी हुई हैं, जो मात्र 1 फुट चौड़ा है। नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता खत्म हो चुका है। उनके नीचे 2000 फीट की गहरी खाई है और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। टावर की सीढ़ियां गिरने के बाद का सन्नाटा सबसे डरावना था। बेकी और हंटर 2000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म पर बैठी थीं, जिसका व्यास मुश्किल से 2 फीट था। उनके पास उतरने का कोई रास्ता नहीं था। हंटर ने तुरंत अपने बैग की जांच की। उनके पास थोड़ा पानी, एक ड्रोन और एक सेल्फी स्टिक थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतनी ऊंचाई पर मोबाइल सिग्नल नहीं थे। टावर की ऊंचाई के कारण सिग्नल उनके ऊपर से निकल रहे थे। हंटर ने एक तरकीब सोची। उसने अपना फ़ोन मोज़े में डालकर नीचे गिराने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि रास्ते में कहीं ना कहीं उसे सिग्नल मिलेगा और उसका मदद वाला मैसेज सेंड हो जाएगा। उसने मोज़े में सुरक्षा के लिए पैडिंग की और उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन घंटों इंतज़ार के बाद भी कोई मदद नहीं आई। रेगिस्तान की तपती धूप ने उनकी हालत ख़राब कर दी थी। उनका पानी का बैग टावर के मुख्य ढांचे के नीचे एक एंटेना पर जा गिरा था, जो उनके प्लेटफॉर्म से लगभग 50 फीट नीचे था। बिना पानी के वे एक दिन भी जीवित नहीं रह सकती थीं। रात हुई तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। इसी दौरान एक घायल गिद्ध टावर पर आकर बैठ गया। ये गिद्ध पहले से ही टावर के पास एक मृत जानवर को खा रहे थे और अब वे इन 2 लड़कियों को अपना अगला शिकार मान रहे थे। एक गिद्ध ने बेकी के पैर पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। बेकी को एहसास हुआ कि अगर वे जल्द नीचे नहीं उतरीं, तो ये पक्षी उन्हें जिंदा खा जाएंगे।
अगली सुबह हंटर ने एक साहसी फैसला लिया। वह रस्सी के सहारे नीचे लटक कर उस पानी के बैग को लाने की कोशिश करेगी। बेकी ने रस्सी पकड़ी और हंटर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। हवा के तेज झोंके हंटर को इधर उधर पटक रहे थे। वह उस एंटेना तक पहुंच गई जहां बैग फंसा था, लेकिन बैग को निकालते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। बेकी ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। हंटर किसी तरह वापस ऊपर पहुंच गई। वे दोनों बुरी तरह थक चुकी थीं, लेकिन उनके पास अब थोड़ा पानी और ड्रोन था। ड्रोन उनकी मदद की आखिरी उम्मीद थी। हंटर ने ड्रोन को चार्ज किया। उनकी योजना थी कि वे ड्रोन पर एक पर्ची चिपकाकर उसे पास के एक मोटल तक भेजेंगी, जो टावर से कुछ मील दूर था। लेकिन ड्रोन की बैटरी कम थी। उन्हें इसे तब तक नहीं उड़ाना था जब तक कि वे मोटल के पास किसी को न देख लें। इसी इंतज़ार के दौरान बेकी को हंटर के टखने पर एक टैटू दिखता है। ये वही कोड था जो डैन प्यार के इजहार के लिए इस्तेमाल करता था। बेकी का दिमाग चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि हंटर और डैन के बीच डैन की मौत से पहले प्रेम संबंध थे। जिस दोस्त पर वह भरोसा कर रही थी, उसने उसे धोखा दिया था। टावर की उस भयानक ऊंचाई पर, जहां मौत उनके सामने खड़ी थी, बेकी को इस विश्वासघात के दर्द से भी जूझना पड़ा। हंटर ने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी, लेकिन बेकी का दिल टूट चुका था। रात को उन्होंने देखा कि नीचे सड़क पर एक गाड़ी रुकी है। उन्होंने अपने पास मौजूद एकमात्र फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया। रोशनी का गोला आसमान में गया, लेकिन मदद आने के बजाय गाड़ी वाले चोर निकले। उन्होंने उनकी गाड़ी देखी, लेकिन मदद करने के बजाय बेकी की गाड़ी चुराकर भाग गए। अगले दिन उन्होंने ड्रोन उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही ड्रोन मोटल के करीब पहुंचा, वह सड़क पार कर रहे एक ट्रक से टकरा गया और चकनाचूर हो गया। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को सुन्न कर देता है। हंटर, जो अब तक बेकी को प्रोत्साहित कर रही थी, अचानक शांत हो जाती है। बेकी को धीरे धीरे एहसास होता है कि जब हंटर पानी का बैग लाने नीचे गई थी, तब वह वास्तव में प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आई थी। वह नीचे गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। बेकी अब तक जो कुछ देख रही थी, वह उसकी अपनी कल्पना और सदमे का परिणाम था। अब बेकी उस टावर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके पास न दोस्त थी, न उम्मीद और न ही शक्ति। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसे बचना है, तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब बेकी को यह एहसास हुआ कि हंटर अब उसके साथ नहीं है और वह पिछले कई घंटों से अपनी मृत सहेली के भ्रम से बात कर रही थी, तो उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। उसने नीचे देखा। हंटर की लाश नीचे के एंटेना डिश पर बेजान पड़ी थी। बेकी अब टावर के उस 2000 फीट ऊंचे छोटे से प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह अकेली थी। धूप, प्यास और जख्मों ने उसे अधमरा कर दिया था। उसकी एकमात्र उम्मीद ड्रोन नष्ट हो चुका था। उसके पिता जेम्स उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टावर की ऊंचाई पर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे थे। बेकी को समझ आ गया था कि यदि वह यहाँ बैठी रही, तो वह बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। बेकी के पैर का घाव अब सड़ने लगा था, जिसकी गंध से आकर्षित होकर एक विशाल गिद्ध टावर पर आ गया। वह गिद्ध बेकी के जीवित रहते ही उसे खाने की कोशिश करने लगा। यहाँ बेकी के अंदर की जीने की इच्छा एक हिंसक रूप ले लेती है। जब गिद्ध उस पर हमला करता है, तो बेकी डरने के बजाय उसे दबोच लेती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गिद्ध का गला घोंट दिया और उसे मार डाला। अपनी भूख और कमजोरी को मिटाने के लिए वह उस कच्चे मांस को खाने पर मजबूर हो गई। यह दृश्य बेकी के पूर्ण रूपांतरण को दर्शाता है। वह अब एक डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक उत्तरजीवी थी जो किसी भी कीमत पर घर वापस जाना चाहती थी। बेकी ने महसूस किया कि हंटर का फोन अभी भी नीचे एंटेना डिश पर हंटर की लाश के पास है। हंटर का फोन पहले ही एक मोजे और पैडिंग में सुरक्षित था। बेकी ने सोचा कि यदि वह नीचे उतरकर उस फोन तक पहुंच जाए और उसे नीचे जमीन पर गिरा दे, तो शायद नीचे गिरने पर फोन को सिग्नल मिल जाए और उसका पेंडिंग मैसेज जो उसने अपने पिता के लिए लिखा था, सेंड हो जाए। लेकिन यह आत्मघाती था। उसे रस्सी के सहारे 50 फीट नीचे उस एंटेना तक उतरना था। बेकी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और रस्सी के सहारे नीचे सरकना शुरू किया। हवा के थपेड़े उसे लोहे के खंभों से टकरा रहे थे, लेकिन वह नहीं रुकी। वह हंटर की लाश तक पहुंच गई। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, जहां उसे अपनी सहेली के मृत शरीर का सामना करना पड़ा। बेकी ने हंटर के फोन को निकाला और उसमें अपने पिता के लिए एक संदेश लिखा। पापा, मैं संकट में हूं। B67 टावर पर, कृपया मदद भेजें। उसने देखा कि ऊपर से फोन फेंकने पर वह हवा में इधर उधर उड़ सकता है
और शायद फिर से टूट जाए। उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने हंटर के मृत शरीर के पेट में लगे गहरे घाव का उपयोग फोन को सुरक्षित रखने के लिए किया। उसने फोन को हंटर के शरीर के अंदर डाल दिया और फिर हंटर की लाश को टावर से नीचे धकेल दिया। उसका तर्क था कि हंटर का शरीर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और फोन को सुरक्षित जमीन तक पहुंचा देगा, जहां उसे सिग्नल मिल सके। नीचे जमीन पर हंटर का शरीर गिरने के कुछ समय बाद फोन को नेटवर्क मिला और बेकी का मैसेज उसके पिता जेम्स तक पहुंच गया। जेम्स, जो पहले से ही बेकी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तुरंत आपातकालीन सेवाओं को लेकर रेगिस्तान की ओर भागे। टावर पर बेकी लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसे लगा कि शायद यह भी उसका एक भ्रम है, लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। बचाव दल के लोग टावर के करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक लड़की उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। एक बचावकर्मी रस्सी के सहारे नीचे उतरा और बेकी को सुरक्षित बांधकर नीचे ले आया। जब बेकी के पैर जमीन पर पड़े तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उसे गले लगाया। बेकी ने न केवल अपनी शारीरिक कमजोरी और ऊंचाई के डर को हराया था, बल्कि उसने अपने पति डैन की मौत के सदमे और हंटर के विश्वासघात के बोझ को भी पीछे छोड़ दिया था। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि जीवन अनमोल है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब आप इसे जीने का साहस जुटा सकें। बेकी अब वह लड़की नहीं थी जो मरने की दुआ मांगती थी। वह एक ऐसी योद्धा थी जिसने मृत्यु को अपनी आंखों में देखा और उसे मात दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए